नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये विषय है कोरोना से जुड़ा हुआ। और कोरोना ही नहीं, कोरोना के बहाने हमारे देश के वो कानून जो कि मेडिकल सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सुधारने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आखिर हमारे देश में जो कोरोना ने इस तरह से भयावह रूप लिया है, उसमें क्या और ऐसा कुछ कानूनी दुनिया के नज़रिए से किया जा सकता है ताकि आम लोगों को जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को कम किया जा सके। दरअसल देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की रफ्तार पहले से काफ़ी कम हो गई है और यहाँ तक अब कहा जाने लगा है कि टीका की कमी की वजह से जो गैप था दो टीकों के बीच, उसे भी बढ़ाती जा रही है सरकार। इसकी वजह वैसे कहा यह जा रहा है कि कोविड टीके की घोर कमी है। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। इन 4 महीनों में 135 करोड़ की आबादी में से अब तक करीब 13 करोड़ लोगों तक ही पहली खुराक पहुंच पाई है। लेकिन अब टीके की कमी पर सभी लोगों के टीकाकरण अभियान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई राज्यों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा यह गया है कि वैक्सीन ही नहीं है तो अभियान शुरू कैसे किया जाए। कोविड से उभरे हालात की परेशानियां दूर करने के लिए अदालतें शुरू से ही हमने देखा कि किस तरह से बेहद एक्टिव मोड में रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा था कि पहली नज़र में टीकाकरण की मौजूदा सरकारी नीति संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जन स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पताल तीनों के लिए अलग अलग कीमतें तय की गई हैं और तीनों में काफ़ी फर्क है और ये अपने आप में कई तरह के संशय पैदा करता है। केंद्र सरकार को जिस कीमत पर वैक्सीन मिलेगी, राज्य सरकारों को उससे लगभग दोगुने दाम पर और निजी क्षेत्र को चौगुने दाम पर वैक्सीन मिलेगी। इसी के साथ 18 से 44 की उम्र के लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को अपने कोटे से ही पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी भेदभाव को लेकर सवाल उठाया था। जहां पर केंद्र ने न्यायिक दखल देने की बात कही, जाहिर है कि कोर्ट केंद्र आमने सामने आ गए इस पूरे मामले पर। केंद्र ने यहां तक कहा कि आप रहने दीजिए, हम खुद अपना ये मामला संभाल लेंगे। लेकिन बिगड़ते हालात को संभालने के लिए सरकार ने वैक्सीन पर अपनी नीति पर बदलाव करते हुए विदेशों से विभिन्न कंपनियों के वैक्सीन का निर्यात करने का फैसला किया, निर्यात और वहां से आयात करने का फैसला किया। उधर वैक्सीन की अफरा तफरी से बचने के लिए राज्य सरकारें भी ग्लोबल टेंडर कर रही हैं। सरकार का दावा है कि साल अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन देश में आ जाएगा। हालांकि अभी तक फाइजर जैसी कंपनी को सरकार ने आज्ञा नहीं दी है कि भारत में वो अपना टीका लेकर आ सके। हालांकि पूरे विश्व में फाइजर कंपनी को आज्ञा मिल चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो किसी भी वैक्सीन निर्माता ने अब तक भारत में इमरजेंसी यूज लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। भारत में कुल 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जिनकी देश भर में 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और ये सभी वैक्सीन का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही ऐसा कर रही हैं और बाकी की 2,998 कंपनियां वैक्सीन के उत्पादन में देश की कोई मदद नहीं कर पा रही हैं। इसी दौरान कुछ राज्य सरकारों ने ये भी मांग की थी कि क्यों न वैक्सीन का फॉर्मूला पब्लिक कर दिया जाए और या उन कंपनियों को भी दिया जाए जो वैक्सीन बना सकती हैं, जिसको लेकर काफ़ी सियासी हलचल तो मची। लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखी। अब अगर इनमें से 1000 कंपनियां भी वैक्सीन का उत्पादन करने लगें तो देश में वैक्सीन की कमी होगी ही नहीं, ये ऐसा लगता है। सवाल ये भी है कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। द पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 92 में लिखा है कि सरकार 3 परिस्थितियों में किसी भी वस्तु, उपकरण और दवाइयों को पेटेंट से मुक्त कर सकती है। चूंकि जो वैक्सीन 2 ही कंपनियों के वैक्सीन का जो फॉर्मूला 2 ही कंपनियों के पास है, पेटेंट के तहत उनके पास है, इसी आधार पर यह मांग किया गया था कि अन्य कंपनियों को भी दिया जाए। लेकिन सरकार ने पेटेंट एक्ट का हवाला देकर उस फॉर्मूले को शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से हम टीकाकरण के इस गंभीर समस्या को देख रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि अगर देश गंभीर आपातकाल से गुजर रहा है, अगर कोई वस्तु, उपकरण या वैक्सीन इतनी ज़रूरी है कि इसकी कमी से किसी की जान को खतरा है, ये सब वो कानून है, ये वो सारी नियम हैं जिसके तहत पेटेंट एक्ट को ख़त्म किया जा सकता है और सरकार किसी खास
दवा के फॉर्मूले को पेटेंट से मुक्त करा सकती है। ये 2 मैंने आपको बताया। इसके साथ ही अगर ये लोगों के हित में है, केंद्र सरकार इस कानून के तहत भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का निर्माण करने के लिए तो दूसरी कंपनियों को भी कंपल्सरी लाइसेंस जारी कर सकती है। लेकिन कोविशील्ड के मामले में ये फैसला प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि इस वैक्सीन का पेटेंट ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के पास है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से की है। वैक्सीन निर्माण के लाइसेंस के भी उदारीकरण की बात चल रही है, लेकिन यहाँ भी बिग फार्मा अपने हितों को बचाने की कोशिश करेगा। प्रोडक्ट और प्रोसेस लाइसेंसिंग का मसला भी उलझाने वाला है। देश के कानून में दवा उत्पादन और पेटेंट से जुड़े कानूनों में बदलाव की जरूरत है। अब कम से कम कोविड के इन हालातों ने इस बात को जरूर हमारे सामने रखा है। कोविशील्ड की खुराक के बीच अंतराल की सिफारिश जो की गई है, जिससे सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका इसी के तहत दायर की गई। इसमें कोरोना वैक्सीन से जुड़े क्लिनिकल डेटा और टीकाकरण के बाद के डेटा पर पारदर्शिता की मांग की गई है। इसमें वैक्सीन लगने के बाद सामने आए प्रतिकूल मामलों से जुड़े आंकड़ों को भी सामने रखने की मांग की गई है। जाहिर है कि सरकार की वैक्सीन नीति इस वक्त कटघरे में, और वैक्सीन ही नहीं, तमाम ऐसी दवाएं भी हैं जो कोविड के दौरान दी जा रही हैं, जिसको लेकर बहस जारी है सभी को। लेकिन वैक्सीन लगवाने की जो कवायद हर कोशिश की जा रही है, लेकिन एक संयोजित नीति नहीं होने के कारण जमीनी स्तर में भी तमाम परेशानी दिख रही है। आज हम वैक्सीन की कमी से जुड़े मामलों पर चर्चा तो करेंगे ही, इसी के अलावा हम बात करेंगे कि आखिर हमारे देश के जो मेडिकल लॉ हैं वो क्या कहते हैं, पेटेंट लॉ हैं वो क्या कहते हैं। इस आपात स्थिति में यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, और जिससे कोर्ट और सरकार दोनों के बीच तालमेल भी होगा और 130 करोड़ जनता तक सुविधाएं भी पहुंचेगी। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक बेहद खास पैनल के साथ आपको जोड़ेंगे और उनसे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। टीकाकरण शुरू तो जोर शोर से हुआ था, लेकिन अब मुहिम को ग्रहण लग गया है। वैक्सीन की कमी के कारण कई राज्य के लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा है। हाहाकार की स्थिति में अब वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्र ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच 5 महीनों में देश में 2 अरब से अधिक खुराक उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त है। इस महीने के अंत तक 30 लाख और स्पुतनिक टीके के खुराक भारत पहुंचेगी। फिलहाल देश में 1.5 लाख रूसी वैक्सीन ही उपलब्ध है। सरकार की कोशिश है कि जुलाई से देश में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन में कोविशील्ड की 75 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी, जबकि कोवैक्सीन की 55 करोड़ खुराक मिलेगी। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई द्वारा 30 करोड़ खुराक, जायडस कैडिला 5 करोड़, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा नोवावैक्स की 20 करोड़ खुराक और भारत बायोटेक द्वारा उसकी निजल वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें, जबकि जेनेवा 6 करोड़ खुराक और स्पुतनिक वी लगभग 15 करोड़ 6 लाख खुराक उपलब्ध करवाएगी। बायोलॉजिकल ई और जायडस कैडिला जेनेवा भारत बायोटेक द्वारा उसकी निजल वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में है। कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दूसरी कंपनीज को कोवैक्सीन बनाने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच अंतराल को बढ़ाकर 12-16 सप्ताह करने की सिफारिश की। कोविशील्ड की खुराक के बीच अंतराल की सिफारिश ऐसे समय में आई है जब वैक्सीन निर्माता सीरम संस्थान वैक्सीन उत्पादन से जूझ रहा है और मांग के मुताबिक उत्पादन नहीं हो पा रहा है। पिछले 3 महीनों में यह तीसरी बार है कि कोविशील्ड के खुराक के बीच के समय को बढ़ाने की बात हो रही है। मार्च में केंद्र सरकार ने राज्यों से बेहतर परिणाम के लिए अंतराल को 28 दिनों से 6-8 सप्ताह तक बढ़ाने के लिए कहा था। वैक्सीन की कमी के बीच अंतराल बढ़ाने के फैसले ने सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नए अध्ययन में दावा किया गया है कि अगर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक देर से ली जाए तो कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतें कम हो जाएंगी। ये 65 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कहा गया है।
हालांकि ये केवल एक संभावना है। वैसे वैक्सीन की कमी के कारण अब राज्य स्वतंत्र रूप से टीका विदेशों से निर्यात करने के लिए टेंडर जारी कर रहे हैं। यहाँ केंद्र और राज्यों में मतभेद इसलिए भी है क्योंकि मात्र 50% वैक्सीन केंद्र कंपनी से खरीदती है। बाकी 50% राज्य अपने अपने तरीके से इन्हीं कंपनी से मोल भाव करके खरीदती है, जिससे कि दाम और उपलब्धता दोनों पर असर पड़ता है। भारत के वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी राज्य सवाल खड़े कर चुके हैं। दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्य भी वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा समेत कुछ राज्यों ने अपने यहाँ चिन्हित सेंटर्स पर टीकाकरण रोक दिया है। भारत में अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन ही उपलब्ध है। ऐसे में 2 वैक्सीन होने के कारण सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इन हालातों में वैक्सीन सभी को मिले, इसके लिए व्यापक टीकाकरण नीति की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए ये ज़रूर आपको ये बात समझ में आई होगी कि और आपने देखा होगा कि किस तरह से वैक्सीन को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तो एक खास तरह की तनातनी दिखी रही है। अदालतों और सरकारों के बीच भी एक तनाव सा है। इसी पूरे मामले पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद अहम पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस डीपी चौधरी, पूर्व जज उड़ीसा हाई कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। आर वेंकट रमनी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर सरमन सिंह, निदेशक एम्स भोपाल, हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर अंशुमन कुमार सिंह, डॉक्टर धर्मशिला कैंसर अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, आई विल कम टू यू सर। हाउ डू यू सी द कोर्ट इंटरवेंशन इन ensuring access to health to public? Yes, I think it is very necessary under the given circumstances because our constitution provides Article 21, which states that there should be a right to life and liberty. Now, when we speak of right to life, although health is not stated as such in that article, but health is definitely a part of life, Sir. and therefore, right to life would also include right to health also. Now, if we speak of right to health, and that is what was said by the Supreme Court also, that right to health is included within the concept of right to life. Sir. Now, apart from that, we have the Epidemic Diseases Act, which was enacted in 1897. It's a very old act, required amendment, and rightly amendment has been brought in 2020 by the central government. And then we have the National Disaster Management Act. Sir. Now, under these acts, I believe the judiciary has a role to play when there is some shortcoming or shortfall in the activity of the government or of any other authority. So therefore, the Supreme Court, when the situation has gone worse, the courts have intervened. You have seen what has happened. There is lack of oxygen. There is lack of hospital beds available. Sir. There is lot of medicines available. Sir. So therefore, the court had to interfere when they found that people are dying for want of oxygen. But sir, After all, sir, yes, sir, but on pricing of vaccines, sir, if we talk about vaccines, on pricing of vaccines issue, the government has clearly said to court that they want minimal judicial interference. Do you think that court are legally bound to adhere to such plea? well, you see, so far, this is purely a policy matter. So what would be the price of a particular drug or particular vaccine Sir. is a policy matter. But in a policy matter also, according to me, sometimes the court can definitely interfere. And therefore, the government is not right saying that the court should not interfere into this. Because kindly see, this Covishield is being sold out now to the government at 300 rupees,
whereas it is being sold to the private hospitals at rupees 600. So far Covishield is concerned, is being sold at 600. Now Sputnik has come, the pricing is about 1,000 rupees. So there is a huge gap. And say those people who can afford, that's fine. But what about the poor people? And we have, for example, about 70%, 80% of the total population would need assistance from the state, whether it is central government or the state government, for getting the vaccination, for getting drugs at a very reasonable price. Sir. So I believe the court may have to play a role, Sir. if there is some shortcomings and failure on the part of the government. Sir. Yes. सर मिस्टर वेंकट रमनी, जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, दे आर सेइंग दैट प्राइसिंग ऑफ वैक्सीन इज कंटिन्यूअस इशू. Undoubtedly, it is a continuous issue. It has profit loss dimension as well as public good impact. How can courts correct price anomaly, or can Pandemic Act be invoked? Can pharma companies be asked to control prices? Do you think so that this is the right time to see this much active court, especially when pricing comes in issue as a issue? See, we are running a marathon race. Sir. We can't do it by souls with holes. So, and as of today, none of the legislations we are talking about meet the demands of the situation. They were designed with certain circumstances and understandings. So what is happening today across the globe is beyond all these legislation. Sir. Therefore, whether you talk about the Patent Act or the Disaster Management Act, or take any piece of legislation today, they will have only partial answer. You need an answer beyond the demand and supply, the market economy, etc. Therefore, let us not look for answers within the Patent Act. For instance, if you look at the power of the central government under Section 100 of the Patents Act, to use invention for the purpose of government. Now, little is explored as far as these provisions are concerned. Now, let us go to the root of the matter. Article 39B of the Constitution says, the material resources of the community shall be so distributed as to subserve the common good. In two celebrated decisions, the Supreme Court said, Article 39B not only talks about natural resources, but also man-made resources. Therefore, there is sufficient constitutional authority for distribution of this resource, namely a vaccine, or all those infrastructures, instruments, tools required to fulfill health care. They will all come under Article 39B. So the one way of looking at it from a broad angle, you look at globally, every nation is now trying to find out domestic solutions through process of law or otherwise. Look at the European Union, or look at what US is trying to do. But they're all looking at what called conservative solutions. Therefore, we need to go beyond the conservative solutions. Now, one, the intellectual property rights will have to be treated as subordinate to the common good of the community. Right. Now, in the year 2002, when the Onco mouse trial was going on in the European Patent Office, there was an agitation against granting patents. So that led to a very important debate on balancing the harms and benefits in patent law itself. Sir.
Therefore, we need to look at new ways of regulating हाँ intellectual property claims. बिल्कुल So we must do that. There's no going back again. या सर लेकिन यहाँ पे वही एक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम सर One more thing. When you talk about the pricing, Sir. pricing comes within that as well. या Pricing cannot be beyond that. या I'll just give you one more example. Yes. सर या प्लीज गो अहेड See what happened when America went on a war with Korea. The steel industry was taken over by the US government. The idea was that the workers will go on strike and there could be a national disaster. Unfortunately, for President Truman, there was no direct executive power under the US Constitution to do so. But we have sufficient constitutional authority बिल्कुल हाँ to invoke emergency powers which can be read into any provision of the Constitution. Now, for instance, today you ask a question to Justice Sharma whether Supreme Court is rightly interfering or not. Let us look at 2 or 3 important dimensions. A public platform where people can ventilate their grievances and receive redresses is completely absent. The court is trying to fulfill that function. So when it's trying to fulfill that function, many questions will come. And when these questions come, new answers will also emerge. So let us not look from a very conservative angle. No, but the another issue is there, sir. When we talk about patent rules, especially the Covishield, which is the Indian vaccine, and the Covaxin, which is not an Indian vaccine. So and here we are finding it's not the same rules applies on the both of the vaccines. Understandable. Yeah. So but then the question is, we need a global cooperation. Yes. So now, if Supreme Court on petitions should not be intervening, there is an Article 143 reference power which the President can invoke and say what the Parliament can do, what the government can do. So it will raise the level of debate to a very high level. Yes. But abhi instant, if we talk about some instant remedies, what is in your mind, sir? So I mean, how we can go ahead with this kind of situation where the other vaccines are not from the India, we are not we are exporting importing it. So let's not talk about instant remedies. It's going to take time. We have to break ice. The first thing is, which is the most profitable path that could be explored, despite current legal problems. How do we overcome them? Unless therefore we are courageous enough to think beyond the current legal ways of looking at it, we will be running in circles. Definitely, yeah. Rajarshi, sir, if I may come in at this stage, sir, I would like to add something to what Mr. Venkataramani has said. Please. Now, as he rightly pointed out, law is always for the protection of the and the welfare of the people. Sir. People is always at the supreme, and you have to give the primacy to the welfare and well-being of the people of the country. So therefore, and law cannot be above the people. Sir. Law has to be brought in to subserve the interest of the people. So therefore, you see, if there is a shortcoming or somewhere a gap, I believe to that extent, law can be, to that extent. For example, now, because we are speaking of the patent law. Sir. Now, patent law, you see, there is provision for making an application, although there are patents in favor of a particular organization. Now, so far this Bharat Biotech is concerned, they are manufacturing, as you all know, Covaxin. Now, they have said that we are prepared to give our trade secret to anyone if they are willing to do it. So, therefore, they are going to give up their patent. Sir. So, therefore, I think licenses could be given to many other manufacturers also. And that way, we can increase
the availability of the vaccination so far the country is concerned. That is one aspect. And I've seen today that Bharat Biotech, they are opening another center in Karnataka somewhere, so that the availability of Covaxin could be increased. So these are very, very shining examples where probably the law can be molded also, and that is why the court assistance is always necessary in these regards. This is what I feel. Sir, but sir, when we talk about the license and the liberalizing the licensing of the drugs and giving it to the another manufacturers, Mr. Venkatramani, this is for you. Trade-related aspects of intellectual property rights are also involved in liberalizing the license of drugs and giving it to the another manufacturers. How can this issue be resolved? Is there a need to change drugs, as Justice Sharma said, we need to change maybe we can do some kind of some kind of liberal aspect. We need a presidential ordinance immediately. Okay, so what kind of change you are looking for? See, we are looking and now try to engraft some values and provisions of the Disaster Management Act into the Patent Act and change the entire foundations of the Patent Act, where the right to health of the ordinary women and men of this country will be supreme. Sir. And any other concern will be subordinate. We can certainly bring that value into that law. We have sufficient constitutional basis for doing that. Sir. सर बट यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन, जब हम बात कर रहे हैं कि हम लॉ में थोड़ी सी ढिलाई कर सकते हैं या फिर उसको हम बदल सकते हैं, हम सभी को पता है कि जो बिग फार्मा कंपनीज हैं, जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की चीजें नहीं करने देती हैं। आपको लगता है सर कि जैसी वैक्सीन निर्माण के लाइसेंस की जो बात चलेगी, जो छोटे बाकी जो हमारे लगभग 1000 से ज्यादा अभी कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं हमारे इंडिया में, पर उनके पास लाइसेंस नहीं दिया गया है कोविड की वैक्सीन बनाने को, आपको लगता है कि ये एक जो बिग फार्मा कंपनीज हैं वो शायद उनको आगे ही नहीं बढ़ने दें इस तरह के काम के लिए, और ये एक इशू बनेगा? जी, मैं शुरुआत यहाँ से करूँ। Lack of strong political will, no hurdle is there. As far as concerned, उसमें होता है जिसको 10 साल 20 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है, आपको इलेक्टिव प्रोसेस से जाना होगा। There are certain regulations. Right now we are through pandemic, global issue. It's not a domestic issue. आपने लॉकडाउन लगाया तो कौन सी 356 को बाईपास करा, कंट्री को लॉकडाउन किया। आज हमारी हालत क्या है कि वैक्सीन पे इंतजार 15 अगस्त को आने वाली है, वैक्सीन दिवाली पे आने वाली है, वैक्सीन मतलब आने वाली है, वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन वाज द ओनली सॉल्यूशन। 16 जनवरी 2021 वैक्सीन स्टार्टेड फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो नीति निर्धारण हमारी क्या होनी चाहिए थी कि व्हाट विल बी द डिमांड इन नेक्स्ट 3 और 4 मंथ। आई एम टेलिंग यू 3 और 4 मंथ, जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे लोगों को, वायरस का म्यूटेशन को उतनी जल्दी हम रोक सकेंगे और वैक्सीन कारगर रहेगी। सेम आइडिया इजराइल टुक, सेम आइडिया यूएस, और कल सीडीसी ने अनाउंस कर दिया नाउ यू कैन मूव मास्क फ्री इन यूएस। सेंट्रल ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने किया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? वन प्रॉब्लम टेक ट्रांसफर, कि अगर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, टेक ट्रांसफर कैन इट बी डन, कैन नॉट बी डन इन द डोमेस्टिक सेटअप। फॉर एग्जाम्पल भारत बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग कोवैक्स, देयर आर many companies in India which can manufacture vaccine. No need for tech transfer. गवर्नमेंट की कंपनी है, आप ये उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराइए, वैक्सीन बनवाइए। दूसरी जो कंपनी रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन में है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसी लाइबिलिटी के तहत कुछ वैक्सीन बाहर भेजी गई थी। उसका फॉर्मूला होता है जब आप कंसाइनमेंट करते हैं, आपने वैक्सीन बाहर भेजी, उसमें टेक ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। उसमें आप क्या कर सकते हैं? कोविशील्ड का प्रोडक्शन पूछिए कितना तुम तैयार करके 3 महीने मुझे दोगे, कहाँ डेफिशिएंसी आ रही है। स्पुतनिक वी को आज अलाउ किया, कल उसकी फर्स्ट डोज लगी है, जबकि हमारे पास रशिया से
अक्टूबर में ऑर्डर था कि आप चाहो वैक्सीन लो, मेरे पास सरप्लस है, मना कर दिया गया। अब आती है बात, स्टिल वी आर डेफिशिएंट। 2 डोज अगर हमें लगानी है और 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन में लगानी है, देन आइडियली फाइजर, मोडर्ना, जॉनसन 3 कंपनीज का टाइम टेस्टेड है, जिसमें आपको कई लोग ऐसे करते मिलेंगे कि इंडियन मूल के लोगों पे ट्रायल नहीं हुआ है। मैं बताता हूं उनको, आज कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जिसमें भारत के लोग नहीं रह रहे हैं। यू कैन आस्क डाटा ऑफ ट्रायल, 1 लाख इंडियन में कितना वैक्सीनेशन दिया, उसका साइड इफेक्ट बता दो क्या हुए और सेफ कितना रहा, वो आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे। एक रोड मैप मैंने कहीं नहीं देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड जब स्टार्ट हुआ उस समय से लेके आज तक। बिल्कुल जी। आप नोएडा में रहते हैं तो दिल्ली में नहीं होता है, दिल्ली में रहते हैं नोएडा, मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का वायलेशन पूरे कोविड टाइम में दिखा है। और बीइंग मेडिकल एक्सपर्ट एंड लॉ ग्रेजुएट, मुझे तो अफसोस होता है कि इस तरह से मेडिकल मैनेजमेंट नहीं चलता है। बिल्कुल। और डॉक्टर सरमन सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सरमन सिंह, जो मिसमैनेजमेंट की बात कही जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन की बात कही जा रही है, और जिस तरह के हमारे लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अब एक कड़ाई के साथ कुछ नियमों में बदलाव कर देने की भी जरूरत है, आपको लगता है कि इसी तरह से जब वैक्सीन देने की बात आई थी, पहले ये कहा गया कि एक पहली डोज के बाद 28 दिन के अंदर आप दूसरी डोज ले लें, अब अचानक से ये कहा जा रहा है कि 3 महीने के बाद लें, 4 महीने के बाद लें। अभी मिस्टर पॉल का ये भी एक बयान आया कि 6 महीने तक भी आप नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है। अब एक मिस कम्युनिकेशन या एक तरह से कंफ्यूजन, संशय की स्थिति बन रही है। आपको इसके पीछे क्या ऐसा लगता है कि जो स्टडी होनी चाहिए या फिर वो नहीं हो रही है, या फिर जो सरकार की कमियां हैं, जो वैक्सीन नहीं है उसको छुपाने के लिए बार बार इस तरह से जो हमारी जिंदगी है, आम लोगों की जिंदगी है, उससे खेलने की कोशिश चल रही है? देखिए, 2 जजेस हैं यहाँ हमारे साथ, तो दिस इज आई थिंक वेरी क्रूशियल, बट हमें शायद कहीं ये गलती लग रही है कि बहुत शुरू से ही जब एस्ट्राजेनेका की आई तो हम लोग बहुत तालियां बजाने लग गए, खुश हो गए और हमने कहा हमने वैक्सीन बना दी। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। कोवैक्सीन हमारी है, कोविशील्ड हमारी नहीं है। इट इज नॉट होल्डिंग एनी लाइसेंस, इंडिया का नहीं है इसमें। लाइसेंस एज वेल एज पेटेंट इन्होंने किया है और करवा, इनोवेटर जिसमें होते हैं, इन्वेंशन होता है, एक इनोवेटर जिसको कहते हैं, हमारे दोनों जजेस जानते होंगे बिकॉज मैंने पेटेंट किया हुआ है, तो इसलिए मैं जानता हूँ। पीसीटी मोड पे अगर उन्होंने किया है तो वर्ल्ड में सारे कंट्रीज में उनका पेटेंट होगा, एंड ओबियसली लाइसेंस ही उनका यूरोप में होगा, ओबियस बात है, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड ये जो लाइसेंस केवल बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का दिया गया, पेटेंट नहीं है इंडिया में किसी के पास। सीरम इंस्टीट्यूट इज नॉट ए पेटेंट होल्डर, नाइदर दे आर इन्वेंटर। तो जो हमारे ऑनरेबल जजेस, जो एक्स जजेस जो कह रहे हैं, उनका जो ऑर्डिनेंस लाना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना या जो भी करना है, जब तक लाइसेंस ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं आता, इंडियन नहीं है, तो ये चीजें WTO के अलावा इंडियन लॉ इन पर अप्लाई नहीं होगा, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। WTO में डेफिनेटली अमेरिका ने इसको इशू उठाया है, यूरोप भी उठा रहा है कि ग्लोबली अगर ये हो सकता है तो ग्लोबली हो सकता है। कोविशील्ड, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम बताते हैं मोर देन 131 कंट्रीज में एस्ट्राजेनेका की है। कोविशील्ड के नाम से जरूरी नहीं है, वो बहुत सारे नाम से चल रही है। मोर देन 131 कंट्रीज में ये लगाई जा रही है एंड उनको एक्सपोर्ट हो रही है। इंडिया से भी हो रही है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज बना रहे हैं। मोर देन 10 कंट्रीज दे आर मैन्युफैक्चरिंग एंड उनमें से 131 कंट्रीज में हो रहा है। इंडिया की ओनली वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो केवल इंडिया में यूज हो रही है एक्सेप्ट डोनेशन। तो कोई इसकी खरीद हमारे इंडिया में ही हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। तो इंडिया में नेचुरली इन एनी केस कोवैक्सीन तो मिल रही है, लेकिन उनका हमको करना है, प्रोडक्शन बनाने की बात करनी है। लाइसेंस का इशू कोवैक्सीन के साथ नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। पेटेंट इसका ICMR के पास है, IPR ICMR के पास है, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें लाइसेंस का, पेटेंट का कोई इशू नहीं है। ओनली थिंग इज कि कोवैक्सीन को किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। आपका दूसरा क्वेश्चन था, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया है कि जिसमें पीरियड बढ़ा के कम से कम एक वैक्सीन सब लग जाए एंड दूसरी वैक्सीन का जो ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो प्रोबेबली ज्यादा हार्म नहीं होगा। और उससे ये है कि दूसरे लोगों को भी, जिसको कहेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं उसको, वो हो सकता है। तो वो उस तरह से शायद हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सारी वैक्सीन, दुनिया में जितनी वैक्सीन बन रही हैं, उन वैक्सीन को हमें इंपोर्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट दे, और बाकी जितनी भी वैक्सीन हैं
वो यहाँ पर इंडिया में आ जाए, तो देन ओनली ये हमारा जितने जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा है, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो क्वेश्चन है तो वो तभी हो सकता है। मैं देख रही थी अंशुमन जी, जब प्रोफेसर सिंह बता रहे थे पूरे एक तरह से कि किस तरह के वैक्सीन को किस तरह से हम ट्रायल कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कोई बात रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं जस्टिस शर्मा से एक सवाल करूंगी। जी, इसमें जो मेडिकल प्रबंधन होता है इसका एक फिक्स फॉर्मूला है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद इन्वेंट्री सरप्लस। बड़ी सिंपल थ्योरी है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी। अगर इसको हम मैनेज करते तो हमारे पास वैक्सीन लगने के 5 महीने समय में हम अभी तक वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते। दूसरी बात जो आई कि अभी सडनली बता दिया कि 12 हफ्ते के बाद जो वैक्सीन लगेगा, पब्लिक में अविश्वास क्यों होता है? ये ट्रायल ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश कर दिया जनवरी में कि अगर 4 हफ्ते का गैप रखें और 8 हफ्ते का गैप, 8 हफ्ते गैप में रिजल्ट बेहतर है। उसी समय अगर हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वही था कोविशील्ड का, अगर उसी समय हिंदुस्तान में अनाउंस कर दिया जाता जिसमें वैक्सीन अच्छे से स्मूथ चल रहा था कि अब हम ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, 8 हफ्ते कर दें, तो पब्लिक पे विश्वास जगता, साइंटिफिक टेम्पल जगता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है आर्टिकल 51A सेक्शन H, सिटीजन शुड हैव साइंटिफिक टेम्पल, लेकिन नहीं किया गया। अब जब वैक्सीन क्राइसिस के टाइम में अनाउंस करेंगे, 12 हफ्ते का गैप रखेंगे, तो सीधा आता है कि लैक ऑफ ट्रस्ट, वैक्सीन नहीं है इसलिए बढ़ाया जा रहा है। इसलिए इस तरह से नीति निर्धारण न करे मेडिकल का। मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ही एक स्मूथ फ्लॉलेस मैनेजमेंट किया जा सकता है, जैसे अभी हो रहा है chaos, एडहॉकिज्म एंड इम्पल्सिवनेस के तहत। ऐसा नहीं होता है मेडिकल मैनेजमेंट। बिल्कुल। Justice Sharma, do you think that a national COVID policy was demanded from the government? It hasn't been placed before the courts till now. So do you think that this is the high time where government should think about this so that this kind of confusion won't happen? Yes. What I feel is, see, there's a lot of confusion prevailing. Now, as pointed out by the doctor, now earlier Covishield, you see, the second shot, the duration between the first and the second shot was identified. Thereafter, it was enhanced. Today, I found a news item where even UK has brought it down to the period of about 6 weeks to 8 weeks. So, if they have done it themselves, why is, Indian authority has changed it and made a longer period, the in-between period. This is one. So this confusion should not be there, and we must have a well-guarded and transparent policy so that we know where we stand, and the government must come out with a concrete proposal for this. The court has been trying to get a national COVID policy. I think it is high time that we have such a policy so that these confusions can be removed and people know where they stand. And if they go on vacillating and bringing in new policies, changing the policies, that will definitely create more confusion to the people. Now, for example, those who had taken the Covishield before the new period was announced, they had taken it within about, say, 6 weeks' time or 5 weeks' time or 7 weeks' time. Now, what would happen to them if they need a third one? So, this is what I think should be identified and should be told to the people. There should be a transparent policy. This is what my idea and my view is. Sir, Justice D.P. Chaudhary, here is a question for you, sir. आपके लिए भी है कि how do you see, like, sir, हमने अभी देखा है कि high courts are very, very active in handling the pandemic cases and going into a judicial overreach board, as critics is saying. आपको ऐसा लगता है कि जुडिशियल ओवररीच हो रही है, हाई कोर्ट्स भी फैसले दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई चल रही है, इसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो काम करने के लिए जो पूरा सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहा है? Good evening to all. This is actually one of the sort of overreach
So one thing is we should learn, we should know that Article 21 of the Constitution, giving that right to health is one of the fundamental rights. So every person has the right to have as a serious people of speaking. That is the policy is framed by every at least institution in the same country. And this policy is required, and if there is no policy, the people will definitely wonder about the judiciary. And the judiciary has to step in to ask the government to have a policy. But one thing must be done, that I know that in March, May and next also some testing, the duration time has been extended. But that depends on the expert committee report. And the expert committee report in the sense that as per the doctors and scientists who sit and also have the decision making, they are actually judiciary does not want to interfere. Because whenever that the technical committee and also they give opinion, that is actually advanced by the center, all this before this before the court, then we say that they are the, because it is well known that the state does not discuss with the police. Because it wants that every person has got the safety of the right to health. And cannot be discriminated. That is actually the code, right? सर, प्रोफेसर सरमन, यहाँ पर एक बड़ा इशू है सर। 3 चीजें हैं मुख्य तौर पर। एक तो जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि हमें जो एक रोड मैप बनाना चाहिए, जो एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, वो शायद हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट मैं जस्टिस शर्मा से भी ये सवाल पूछूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कमेटी बनाई उसमें डॉक्टर्स ही हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो वैक्सीन को किस तरह से पहुंचाया जाए, जिसको कहा जाए ट्रांसपोर्ट मैथमेटिशियन जो होता है, वो उसका तरह का कोई एक्सपर्ट उसमें नहीं है। वो क्या वहां पर भी कमी है उस एक्सपर्ट टीम में भी, वो मैं पूछने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल सर 2 चीजें हैं, जैसा कि जस्टिस डीपी चौधरी बोल रहे हैं, जस्टिस शर्मा भी बोल रहे हैं कि कोर्ट की जो पूरी मंशा है वो ये है कि आम लोगों को उनका अधिकार मिले, जो उनका राइट टू हेल्थ है, जो उन्हें जीने का अधिकार है, राइट टू लिव है, वो मिले उनको, और इसी की कोशिश अदालतें कर रही हैं। लेकिन एक व्यवस्था में एक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग होने की वजह से क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कोर्ट्स के फैसलों से या ओवररीच से कहीं आपको चीज़ों को मैनेज करने में, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने में दिक्कत हो रही है? पहला सवाल है सर। और दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि कोविड को लेके जो एक तरह से रोड मैप बनाने की जो पॉलिसी की बात कही गई थी, वो अभी तक कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने नहीं रखी। इसकी वजह से भी आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, आम लोगों को सीधे सीधे उन तक सही बात पहुंचाने में? देखिए, ऐसा है कि मैं दोनों एक्सट्रीमली रेस्पेक्टेड मेजर्स हैं, उनकी बात से और आपका जो क्वेश्चन था, इवन दो मैं ऑडियो का जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों का नहीं, आपका ठीक आ रहा है बट बाकी लोगों का नहीं आ रहा, तो मैं डेफिनेटली जो आपने बताया उसी को मैं समझ पाया हूँ, बाकी नहीं सुन पाया। तो जो आपने कहा कि जो कोर्ट आई थिंक ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बट जो एज ए सिटीजन, मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बात नहीं कर रहा और ना गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं एज ए सिटीजन में एक चीज जरूर कहूंगा, कोर्ट से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि वो साथ साथ जैसे हम हमेशा बात करते हैं अधिकार की, पब्लिक का अधिकार है, डेफिनेटली ये सबको हेल्थ इज ए राइट है, लेकिन हमें शायद कोर्ट को कहीं न कभी ऐसा मैसेज भी देना चाहिए कि जो लोग बावजूद सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने सबने बार बार कहा कि आप फिजिकल डिस्टेंस रखिए, मास्क पहन के रखिए, वो अगर अपनी ड्यूटी नहीं करे, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी भी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें ड्यूटी भी अपनी निभानी चाहिए, तो जो नहीं कर रहे उन पर भी कोई न कोई पेनल्टी होनी चाहिए। हमेशा सरकार को दोष दे देना हर चीज के लिए, इवन दो हम अपनी ड्यूटी नहीं करें, तो वो भी एक कहीं न कहीं मुझे लगता है बैलेंसिंग होना चाहिए। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट के सर, लेकिन यहाँ तो सर अगर यहाँ पर अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उसको डंडे भी मार रही है, पकड़ भी रही है। मध्य प्रदेश के भी तमाम हमने शॉट्स देखे, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, वो बिल्कुल जो नियम है उसका तो पालन हर किसी को करना चाहिए। लेकिन सर यहीं पर यदि वैक्सीन का इंतजार एक आदमी को है और उसको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है,
उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो कोर्ट क्यों ना गुस्सा है, क्यों ना नाराज हो? फिर सरकार की जिम्मेदारी मुझे तय करनी पड़ेगी। नहीं, मैं उस बात को भी मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, वो इशू भी इम्पोर्टेंट है, बट वो भी पब्लिक की भी। देखिए, सेकंड वेव जो आई, आज का इशू टेक्निकल कम है, लीगल है, तो टेक्निकल जब इशू डिस्कशन होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि मैन मेड वेव है। जो सेकंड वेव आई है मैन मेड है, आदमियों की कंप्लेसेंसी इतनी ज्यादा हो गई, उसकी वजह से आई है। तो मैं रोड मैप की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से चूक हुई है, इसमें मुझे बताने में कहीं वो नहीं है। और क्योंकि हम ऑक्सीजन प्लांट जिसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए, ट्रक भी हमें जो टैंकर जिसको कहते हैं वो भी हमारे पास नहीं हो पाए, तो हमें शायद गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं ये चूक हो गई कि हम एंटिसिपेट शायद नहीं कर पाए। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कहा था, और जैसा आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई, बहुत सारी कमेटियां बनाई, उसमें भी शायद कम्युनिटीज का भी कभी कभी बैलेंस नहीं रहा, तो उसमें जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं या जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उस तरह के लोगों को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। कुछ सेलेक्ट लोग हैं। अभी जो आपने टास्क फोर्स जिसकी बात की वो केवल ऑक्सीजन के लिए है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ शायद उसमें डॉक्टर्स के साथ कुछ मुझे लगता है पब्लिक हेल्थ वाले भी इंक्लूड होने चाहिए थे, कुछ ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड लोग होने चाहिए थे, बिकॉज ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्या हुई कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो दैट वाज द मेजर रीजन। तो ये और रोड मैप, जहाँ तक आपका प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है कि रोड मैप बनाने में कहीं न कहीं गलती हुई। और ये जो आपने जो बताया कि 3 महीने का जो कर दिया, ये मैंने पहले भी कहा, ये बैलेंसिंग एक्ट है, बट लोग बहुत समझदार हैं, लोगों ने समझ लिया कि बैलेंस नहीं, ये कुछ और है, तो वो कहीं न कहीं शायद गवर्नमेंट से अनजाने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल। जस्टिस शर्मा, देयर इज अनदर इशू, एक्सेस टू हेल्थ टू पुअर पीपल इज आल्सो एन इशू, as we all know. Currently, Aadhaar and other identification documents are required if we want anything in hospital or any kind of government help I need. Then I need to produce my Aadhaar and other identification. This allows for poor and marginalized to be left out from the vaccination. Even for the vaccination also, I need to produce my Aadhaar. Do you think, sir, that vaccinations be allowed without this kind of identifications? Now, as I am informed, as of present, I think requirement of Aadhaar has been dispensed with. Some identification document is necessary now to show that he is in the need of the and he is within the range. Now, so far, definitely, say, right to health is of everybody, and particularly to the poor people of this country. Sir. And they should be provided with all the benefits, and that is the reason probably why the government has also divided it to 50% to the central government, 25% to the state government, and 25% to the public, these hospitals. So therefore, these 25% would be meant for the rich people who can afford to pay. So far, the rest of them are concerned, I think they will get the free vaccination, and they have been getting as of today. Sir. And yes. Sir, but don't you think so, sir? It's just a query for my viewers, sir. Is free vaccination a right in these COVID times, and how can courts enforce it? If it's that right? Well, you see, when I say right to health, sir, it's a fundamental right. Sir. Therefore, you see, there is definitely a right to get whatever is possible free. But you see, so far as the rich people are concerned, they cannot say that I must also be given free vaccination. There must be somewhere a tight ropeway. So therefore, according to me, whosoever cannot afford, they must be given the vaccination free, and who can afford to go to the private hospital and get the vaccination, they should be allowed to do that, because you see, even for Sputnik, it is just 1,000 rupees. 1,000 rupees plus administration charges will be 100 or 200 rupees. That they can definitely afford. But so far the poor people are concerned, according to me, they should get free vaccination. Of course, it is a huge financial problem for the central government or the state government, but it has to be borne. And I believe the finance ministry has already given
a large amount of money so far this pandemic is concerned. So I think the expenses could be borne out from that fund which is given by the Finance Ministry. सर, डॉक्टर अंशुमन, अब जब ये बात हो रही है कि जो लोग गरीब हैं उनको तो फ्री में वैक्सीन दिया जा सकता है, जो जिनके पास पैसे हैं वो वैक्सीन पैसे से लें, और जाहिर सी बात है कि तब एक फिर वही डॉक्यूमेंटेशन की बात आ जाएगी, एक आइडेंटिफिकेशन की बात आ जाएगी। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि क्या वाकई आपको लगता है जिस तरह की भीड़, जिस तरह की चीज़ें आप, जिस तरह के हालात आप लोग देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? और दूसरा ये कि इसके साथ साथ एक और जो डर पैदा हो रहा है लोगों के मन में, एक डॉक्टर होने के नाते मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि जब वैक्सीन अब बाहर से लगातार मंगाई जा रही है, सरकार कह रही है कि हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन होगा, लगभग दोगुने की मात्रा में वैक्सीन होगा इस साल के अंत में, लेकिन वहाँ पर एक डर है कि फील्ड ट्रायल जो है उसको दरकिनार किया गया है और वैक्सीन केवल विदेश से अब सरकार हड़बड़ी में मंगाई जा रही है। ये दोनों ही नुकसान कर सकते हैं आने वाले दिनों में हमारे देश के लोगों को? नहीं गायत्री जी, बहुत साइंटिफिक तरीका से समझा रहा हूँ आपको। सर देखिए, वैक्सीनेशन अगर ईयर एंड तक आप खींच के ले जाएंगे, still many chances of further getting virus mutated. अभी जो B1.617 आया है, इसका वेरिएंट 3, इसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म इसने डेवलप कर लिया है, मतलब चकमा दे रहा है इम्यून सिस्टम को। तो उसके बाद आप वैक्सीन लगा भी देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रायल की बात है, ऑल इंटरनेशनल एजेंसी उनकी वैक्सीन ट्रायल है। इंडियन मूल के निवासी पे ट्रायल है नहीं है, मैंने आपको बता दिया उसका तरीका। इंडियन मूल के निवासी वहां जो रहे उनका डाटा मंगवा लीजिए। तीसरी बात है कि आधार कार्ड और ये जितना वैक्सीन में आप हर्डल डालेंगे, मे बी इट्स प्राइस, मे बी इट्स आधार कार्ड, मे बी एनीथिंग, इट विल डिले द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। बीइंग ए मेडिकल एक्सपर्ट, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूँ कि आपके कंट्री में आज की डेट में कोई आतंकवादी भी अगर जेल में बंद है, कैदी भी बंद है, उसको वैक्सीनेट कीजिए। हमारा पर्पस ये है नॉन वैक्सीनेटेड ह्यूमन बॉडी अभी कम से कम करना है। 80 to 90% पॉपुलेशन हमारा वैक्सीनेट हो जाए ताकि ये वायरस का ट्रांसमिशन चेन हम तोड़ दें और ये कर दें। उसके बाद आप बाद में कर लीजिएगा कि आपका रिस्क था कि क्या था। आज कंट्री में है तो हमारे लिए रिस्क है। वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम बहुत स्मूथ कर सकते हैं। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ 3 months एंड वी कैन चेंज द गेम। उस बात से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पब्लिक जो समझती सरकार कोई एक नहीं होता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस मेडिकल मैनेजमेंट इतना ज्यादा हो गया जिसको मैंने कहना चालू कर दिया है, जैसे पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। जुडिशरी कम से कम आगे तो आके आगा करती है कि ये काम आपको करना चाहिए। जुडिशरी कभी नहीं कहती है कि मेडिकली क्या करो, कहती ये काम करो। कैसे करोगे तुम जानो, मेडिकल एक्सपर्ट से पूछो। अगर जुडिशरी भी छोड़ देना तो कंट्री की हालत गर्त में जा चुकी है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे शर्मा, in this active mode only, SC has formed a committee especially for the COVID situation, and we have seen that there are many doctors in that. But our main problem right now is distribution of the vaccine, distribution or reaching of the oxygen concentrators and all, and if it has been done correctly, the oxygen allocation become very efficient in terms of time taken to transport. But there is no any expert in that whole committee who can understand this kind of thing. This is a very what it call, like, it's a very practical mathematical theory that allows efficient and optimal methods of transport goods in complicated situation. Do you think that we need to incorporate more experts in that committee, and Supreme Court also should discuss with these things with other experts as well? Well, you see, I believe that committee has been constituted by the Supreme Court. Sir. They have called it as a task force, national task force. Sir. Now, you cannot possibly include everybody in the committee. But if you feel that there is a shortcoming of somebody, and someone else also should be included from different disciplines,
definitely, if it is brought to the notice of the Supreme Court, they will be conscious of that fact, and they will include those also. There is no hard and fast rule that this far and no farther. Sir. There can always be addition, alterations, modifications of anything done by any court. They will definitely look into it. They will review it and find out if someone else is also necessary. If it is brought to their notice, I think they will look into that. Sir. But you see, as I have seen the names, they are all very renowned names in the field of medicine, and they would know as to who should be accommodated. They can be co-opted also. Sir. This task force can co-opt any other member also. That power is vested in them. So, therefore, I don't see that there should be any difficulty in proceeding with the work and entrusted by the Supreme Court to the task force. Sir, thank you so much. Sir. Thank you so much. और इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरी बातचीत से हमने ये ज़रूर समझने की कोशिश की कि इस वक्त जबकि कोविड है और एक बहुत बड़े संशय की स्थिति सी बनी हुई है, कहाँ क्या हो रहा है, कब फैसले बदल जा रहे हैं, कब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ समझना जैसे नामुमकिन सा होता जा रहा है। खासकर सरकारी फैसले हर दिन हर पल बदल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोविड अपना म्यूटेंट बदल रहा है। और लेकिन कुल मिलाकर यदि हम देखें तो जिस तरह से अदालतों ने अपनी भूमिका को बिल्कुल सक्रिय कर दिया है और अपनी बात को बहुत मुखरता से रखना शुरू किया है, आम लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे पहुंचे इस पर काम करना शुरू किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसी के साथ साथ वैक्सीन कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, कितनी बार मिले, इन सब चीज़ों को लेकर जो एक संशय की स्थिति है, जो बिग फार्मा कंपनीज़ की एक तरह से मोनोपोली है, उसको तोड़ने की भी कोशिश जो की जा रही है हमारी अदालतों की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी, साथ ही डॉक्टरों की तरफ से भी जो ये सलाहें दी जा रही हैं वो आने वाले दिनों में बेहद काम की होंगी, इसमें कोई शक नहीं। ज़रूरत ही इस बात की है कि तमाम दीवारों को, तमाम एक तरह से अपने संकीर्ण विचारों को छोड़कर इसे व्यापक तौर पर समझा जाए और इसको समझते हुए कुछ नया करने की कोशिश की जाए। आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि पूरे विश्व में जिस तरह के भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं जो कारगर हैं, भारत उन सभी वैक्सीन्स को अपने देश में उनको वेलकम करे, उनको लेकर आए। और इसके साथ साथ ही विश्व भर को ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपात की स्थिति आती है, आपातकाल की स्थिति आती है, तब बहुत सारे नियम और कानून जो कि पीढ़ियों से और रूढ़ियों के तौर पर चलते आए हैं उनको बदल देना चाहिए, क्योंकि मानवता की रक्षा, इंसानों की रक्षा सबसे ऊंचा होता है, सर्वोपरि होता है। ये हमें अपने देश में भी समझने की ज़रूरत है, राज्य और केंद्र सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि अदालतों में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो लोगों की भलाई के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही ये एक दूसरे देशों को भी समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जब एक तरह से मानवता खतरे में पड़ी है, लोगों की इंसानी ज़िंदगी जो है वो खतरे में पड़ी है, उनको बचाने की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे में सरहदों का भेद, जिसको कहा जाए व्यापार की और अधिक से अधिक कमाई की लालसा को छोड़कर एक इस तरह की स्थिति को बनाना चाहिए जहां पर हम जब आपात स्थिति हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हों। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी आप सबों से कि अपनी रक्षा सबसे ऊपर है आपके लिए और स्वरक्षा करके आप कोविड को बहुत हद तक दूर भगा सकते हैं या दूर रख सकते हैं कम से कम। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी नियम आपके लिए बनाए गए हैं, अधिकारों की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो नियम, जो कर्तव्य आपके लिए बनाए गए हैं उसको ज़रूर आप पालन करें, मास्क लगाएं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, भीड़ में न जाएं और जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसका पालन करके अपने आप की रक्षा करें और अपने परिवार की भी रक्षा करें। तो आज इंडिया लीगल में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और एक ऐसे मसले को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिसके तहत हम ये समझेंगे कि आखिर इस मसले का असर हमारे और आपके ऊपर कितना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही, देखते रहिए आप। नमस्कार।